हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कल राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 ज्योग्राफी पुस्तक के अंदर तीसरा अध्याय विश्व की जनसंख्या, वितरण, वृद्धि और घनत्व उसका पढ़ रहे थे। हमें उसी लेशन को आज आगे पढ़ना है, लेकिन हम कल का जो पढ़ा हुआ है उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने सबसे पहले जाना कि जनसंख्या जो है उसे किसे कहते हैं, जनसंख्या की परिभाषा के बारे में जाना। उसके बाद मानव एक संसाधन के रूप में कैसे है, क्योंकि मनुष्य जो है वो ही समस्त जो मानवीय, संस्थागत या भौतिक जो जितने भी तत्व हैं उन सबका उपयोग करता है, इसलिए मनुष्य जो है वो एक संसाधन है। स्वयं मनुष्य भी संसाधन है। इसके बाद हमने जनसंख्या के वितरण और घनत्व के बारे में जाना। हमने ये भी जाना कि कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर कहाँ कहाँ पे जनसंख्या जो है उसका वास किस प्रकार है। 80% भाग के ऊपर 20% जनसंख्या और 20% भूभाग के ऊपर 80% जनसंख्या जो वो निवास कर रही है। और उसके बाद हमने कुछ और जो विश्व की जनसंख्या जो है इसके असमान प्रतिरूप से संबंधित जो विशेषताएं हैं उनको जाना। और कल हमने अंतिम 2001 तक जो विश्व की जनसंख्या है वो कौन कौन से महाद्वीप की कितनी कितनी थी उसके बारे में हमने विचार किया। आज हमें थोड़ा उससे आगे बढ़ना है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसने 2013 के अंदर अपनी एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के अनुसार उसने विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसे 714 करोड़ बताया। इस 714 करोड़ वाली जनसंख्या जो है ये कौन कौन से महाद्वीप के अंदर कितनी कितनी प्रतिशत थी, एक बार हम उसे देखते हैं। एशिया महाद्वीप, जिसके अंदर विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, लगभग 60%। उस क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या है वो 4,302 मिलियन और विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका प्रतिशत जो है 60.27% के रूप में यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। अफ्रीका के अंदर 15.41% जनसंख्या, यूरोप के अंदर 10.37% जनसंख्या, उत्तरी अमेरिका के अंदर 7.80, दक्षिण अमेरिका के अंदर 5.62 और ओशनिया के अंदर 0.53% जनसंख्या निवास करती है। देखिए, कल हमने पढ़ा कि उत्तरी अक्षांश के अंदर विश्व की अधिकांश जनसंख्या रहती है, जबकि दक्षिणी अक्षांश के अंदर जनसंख्या जो है उसका प्रतिशत कम होता है। तो हम जो उत्तरी अक्षांश वाले जो हमारे महाद्वीप हैं उसको देख सकते हैं। तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका का आधा पार्ट ये उत्तरी अक्षांश के अंदर आता है। और यहाँ पे जो जनसंख्या का प्रतिशत है 60, 15, 10 और 7, इसको हम देखें तो लगभग हमारी अधिकांश जनसंख्या जो है वो कौन से कटिबंध के अंदर रह रही है, उत्तरी जो कटिबंध है उसके अंदर निवास कर रही है। आगे हम देखें तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के वितरण में जो है पर्याप्त विषमताएं हैं। कई देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल कम है या विश्व का कितना प्रतिशत है, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या जो है उससे ज़्यादा निवास कर रही है। जैसे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है, लेकिन विश्व की जनसंख्या के अनुपात के अंदर यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है चीन के बाद। ठीक है, तो विश्व की जो एक लगभग 6% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास कर रही है। वैसे ही विश्व के कुछ बड़े राष्ट्र हैं जिनकी जनसंख्या जो है वो बहुत अधिक है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से वो देश जो हैं छोटे हैं। ठीक है, देखिए, चीन जो है 2001 के अंदर यहाँ की जनसंख्या 1273 मिलियन में थी, लेकिन वर्तमान में 2013 में मतलब 1357 मिलियन हो गई। वहीं भारत की 1027 थी जो 1276 मिलियन हो गई। ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, जापान और नाइजीरिया की दे रखी है। अब आप पूछेंगे कि सर इसके अंदर 2013 का ही क्यों, तो हमारी जो पुस्तक है उसमें और अभी तक हमारे जो नए डाटा मिले हैं उसके अंदर 2013 तक का ही अपडेट है। हालांकि जो जोग्राफिकल सर्वे वगैरह आता है या WHO की जो साइट है उस पर नए आंकड़े भी दे रखे हैं 2018 के भी, लेकिन हमारी बुक के अंदर क्योंकि बुक जो है वो अपडेट नहीं है, 2013 तक का ही उसमें अपडेट दिया हुआ है, तो हम वहाँ तक का ही पढ़ेंगे। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, तो मैं आपको जो नए डाटा हैं WHO से वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। विश्व की जनसंख्या वितरण की दृष्टि से इसको भी कुछ भागों में बांटा गया है। इसमें सघन, विरल और मतलब सघन भी हैं इसके अंदर, विरल भी हैं। जहाँ कम जनसंख्या है इसको 4 भागों के अंदर हमने विभाजित किया है। तो पहला जो है वो है हमारे सघन जनसंख्या के प्रदेश। सघन जनसंख्या के जो प्रदेश हैं हम उनको देखें तो संपूर्ण विश्व में 5 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ सघन जनसंख्या जो है वो निवास करती है। ये जहाँ ये है वहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। देखिए, जहाँ जनसंख्या का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी ज़्यादा। सामान्य सी बात है, जिस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, अगर जनसंख्या ज़्यादा रह रही है तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो भी ज़्यादा ही होगा। इस आधार पर इसके अंदर जो सम्मिलित किए जाते हैं वो देश कौन कौन से हैं, तो देखिए इसके अंदर एक तो पूर्वी चीन जो है, पूर्वी एशिया, इसके कुछ देश जिसमें चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान और हांगकांग जो है वो सम्मिलित किया जाता है।
वहीं दक्षिण एशिया के अंदर भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। देखिए विश्व की जनसंख्या में सबसे सबसे ज़्यादा जिस देश की जनसंख्या है वो चीन, वो भी एशिया के अंदर सम्मिलित है, और दूसरा है भारत, वो भी जो है एशिया के अंदर ही आता है। वहीं इसका जो तीसरा भाग है वो है उत्तरी पूर्वी यूरोप, इसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन और इटली, इन देशों को सम्मिलित किया जाता है। और चौथा जो इसका प्रकार है, इसके अंदर जो चौथा इसका क्षेत्र है सघन जनसंख्या वाला, इसके अंदर पूर्वी और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी जो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है उसको, दक्षिण पूर्व के जो दक्षिण पूर्वी कनाडा है उसको, और देखिए 1779 जो औद्योगिक क्रांति है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका के अंदर जनसंख्या जो है तीव्र गति से बढ़ी है। दूसरा जो क्षेत्र है, पहला तो हमने पढ़ा सघन, दूसरा जो क्षेत्र है वो है सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, जहां सघन से कुछ कम जनसंख्या निवास करती है, वो क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे इस प्रकार के भौगोलिक प्रदेश में पारिस्थितिकी जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती है। पारिस्थितिकी वहाँ का जो भौतिक पर्यावरण है वो क्या है, सामान्य दशाएं, बहुत ज़्यादा अनुकूल जो दशाएं हैं और बहुत ज़्यादा प्रतिकूल वैसी नहीं कि मध्यम वर्गीय जो अवस्था है या मध्यम वर्ग की जो दशाएं हैं वो उपलब्ध कराती है। यहाँ विषम परिस्थितियों के बाद भी मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन किया है। देखिए एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल भौगोलिक दशा है, यहाँ तांबे की उपलब्धता के कारण चिली की चुकाई, कामरा, कनाडा, ये देखिए एंडीज जो पर्वत है यहाँ पर एक तो पर्वत है तो यहाँ पे परिवहन जो है वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं, तांबे की खानें, इसलिए। दूसरा यहाँ क्या है कि ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ जनसंख्या जो है वो ज़्यादा निवास कर रही है क्योंकि यहाँ क्या है, रोजगार की उपलब्धता है। कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के कारण तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो सोने की खान है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो खानें हैं, कालगुडी और कुलगार्डी, सोने की सबसे बड़ी खानें हैं, तो इन खानों के कारण भी यहाँ जो है सघन जनसंख्या बस पाई है। तो यहाँ पे जनसंख्या का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, सामान्य जनसंख्या है। तीसरा जो हमारा क्षेत्र देखते हैं, पहला तो हमारे कौन सा हो गया, सघन जनसंख्या, दूसरा सामान्य जनसंख्या, और तीसरा क्या है, विरल जनसंख्या वाला। तो विरल जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों के अंदर क्या है, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं पृथ्वी के 70% भूभाग पे, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा कि 20% भाग पे जो है 80% जनसंख्या और 80% भूभाग के ऊपर जो है 20% जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार के जो प्रदेश हैं विरल जनसंख्या वाले, जहाँ जनसंख्या रहती तो है लेकिन बहुत दूर दूर या बहुत कम जनसंख्या घनत्व के रूप में रहती है, तो ऐसे विश्व में जो है 17% भूभाग पर स्थित है ऐसे क्षेत्र, और यहाँ विश्व की केवल 5% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। इन क्षेत्रों के अंदर स्थिति, उच्चावच और जलवायु की विषमताओं के कारण जनसंख्या विरल पाई जाती है। स्थिति एक तो वहाँ के भौगोलिक उच्चावच, ठीक है, भौगोलिक उच्चावच में क्या आ गया, या तो पर्वतीय क्षेत्र हैं या फिर जो है वहाँ पे दलदली या फिर जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो वहाँ ज़्यादा रहती है। उच्चावच के अंदर भी हम जो पर्वत वगैरह ऊपर उठे हुए भाग हैं, नीचे धसे हुए भाग हैं, ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं। अक्षांशीय स्थिति भी इसके अंदर निर्भर करती है। जलवायु वगैरह वाला जो क्षेत्र है इसमें कटिबंध आ गया, जैसे शीत प्रदेश हो गए या फिर बहुत ज़्यादा उष्ण प्रदेश हो गए, भूमध्य सागर रेखीय जो क्षेत्र हैं वो हो गए, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या जो है कम निवास करती है। इसके बाद जो हमारा चौथा प्रकार है, चौथा प्रकार जो है उसमें आता है अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र, ठीक है। देखिए इसके अंदर विश्व के विशाल स्थल भूभाग में बिना आबादी वाले या लगभग निर्जन प्रदेशों के कारण जल जो है वो भी क्षेत्र हैं, उसके मुख्य रूप से कारण क्या रहे, जलवायु और धरातल की कठोरता। ऐसे क्षेत्र में अति शीत क्षेत्र जो हमारे टुंड्रा प्रदेश हैं, ध्रुवीय प्रदेश हैं, वो सम्मिलित किए जाते हैं। उष्ण मरुस्थलीय जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। उच्च धरातलीय जो बहुत ज़्यादा ऊंचे पर्वत हैं, जैसे हिमालय वगैरह हो गया, रोकीज हो गया, एंडीज हो गया, अलास्का पर्वत श्रृंखला वगैरह हो गई, यूराल पर्वत वाला जो क्षेत्र है, ऐसे जो क्षेत्र हैं वो इसके अंदर आते हैं। आर्द्र वन जो भूमध्य रेखीय वन होते हैं वो अति आर्द्र वन होते हैं, यहाँ पे वर्षा नियमित रूप से बारिश होती है, वनस्पति बहुत ज़्यादा होती है, और बारिश ज़्यादा होने से दलदली क्षेत्र होते हैं तो यहाँ पर भी जनसंख्या कम रहती है। और मध्य अक्षांशीय जो भूमध्य प्रदेशीय क्षेत्र, मध्य अक्षांश कर्क रेखा से लेके और आर्कटिक वृत्त तक और मकर रेखा से लेके अंटार्कटिक वृत्त तक, इस वृत्त के बीच वाला जो क्षेत्र है मध्य अक्षांश में आता है। तो यहाँ पर जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, विश्व का सबसे, वैसे सभी मरुस्थलों के अंदर जनसंख्या बहुत कम रहती है, लेकिन भारतीय मरुस्थल जिसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है अन्य मरुस्थलों के मुकाबले। तो ऐसे मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं जहाँ जल की उपलब्धता नहीं होती, वनस्पति नहीं होती, जीव जंतु नहीं होते, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या जो है बहुत कम निवास करती है, जहाँ अल्प जनजातियाँ जो है वो पाई जाती है।
अब देखिए मैप के अंदर हम देख सकते हैं सघन जनसंख्या, सामान्य जनसंख्या, विरल जनसंख्या और अति न्यून जनसंख्या, इन सबको जो है मैप के अंदर दिखाया गया है, क्लासिफाइड इसको किया गया है। आगे हम देखें तो जनसंख्या वितरण जो है हमने अब तक पढ़ा कि क्यों क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या कम है और ज़्यादा है। कुछ जो कारक हैं उसको हम क्लासिफाइड करके उसको विभाजित करके हम देख सकते हैं कि जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए पृथ्वी के स्थलमंडल पर मानव का जो निवास है अति विषम है, ठीक है, असमान रूप से। विषम का मतलब सम नहीं है, असमान है। किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रह रही है, बहुत कहाँ किसी क्षेत्र में बहुत कम है, कोई क्षेत्र ऐसे जहाँ जनसंख्या रह ही नहीं रही, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जनसंख्या वितरण में अधिक विषमता के कारण, लेकिन स्थल पर इनके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। देखिए अब कौन कौन से हैं। जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसको 4 भागों के अंदर विभाजित किया है। अब पहला भाग जो है वो तो क्या है, विश्वव्यापी कारक है ना, जिसे हम भौतिक कारक भी कह सकते हैं। दूसरा है वो है प्रादेशिक कारक, उसके प्रदेश की जो बनावट है, संरचना है वैसा। तीसरा जो है उसके अंदर आता है सांस्कृतिक कारक, और चौथा जो है उसमें क्या आता है, सामरिक कारण, ठीक है, सामयिक कारण। अब विश्वव्यापी जो कारण है, एक तो अवस्थिति हो गई उसकी, अवस्थिति अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के आधार पर, जलवायु की वहाँ की दशा हो गई, वहाँ शीतकटिबंध है, उष्ण है या शीतोष्ण है, या फिर किस प्रकार की जनसंख्या जो जलवायु वहाँ की है, धरातल, धरातल वहाँ का समतल है, मैदानी है, पठारी है या पर्वतीय है, ठीक है, और समुद्र तल से ऊंचाई। हमने कुछ समय पहले पढ़ा जो इसका था, उसमें हमने देखा कि ज़्यादातर जनसंख्या जो है 500 मीटर से ऊंचे क्षेत्रों में नहीं रहती, 500 मीटर तक के क्षेत्रों के अंदर जो है जनसंख्या का जमाव ज़्यादा होता है। दूसरा जो है प्रादेशिक कारक, इसमें भूमि की बनावट किस प्रकार की है, जल की आपूर्ति, जल वहाँ पर जो है उपलब्ध है या नहीं है, और है तो वो जल पीने योग्य या कृषि योग्य है नहीं है या है। मिट्टी, क्योंकि मिट्टी देखिए सबसे पहले मनुष्य ने जो कौन सा कार्य शुरू किया, कृषि का कार्य शुरू किया उसने, ठीक है, तो मिट्टी जो है वो उसके लिए उपजाऊ होनी चाहिए। वनस्पति वहाँ पर होनी चाहिए, खनिज पदार्थ हैं जो उसे उपलब्ध होने चाहिए जिससे वो खनन वगैरह करके अपना रोजगार जो है उसको संचालित कर सके। शक्ति के संसाधन, जितने भी औद्योगिक वगैरह हैं उन सबको चलाने के लिए शक्ति के संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, गैस वगैरह जो है, ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो उसे मिलने चाहिए। सांस्कृतिक कारक जो आ गए, इसके अंदर आर्थिक अवस्था आ गई, उन्नति के स्तर आ गए, राजनीतिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक, परिवहन और व्यापार। आर्थिक अवस्था, सांस्कृतिक जो है इसके अंदर आर्थिक अवस्था, किस प्रकार के लोग कौन से क्षेत्रों में रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है अपनी कम्युनिटी, अपने जो तबके के लोग होते हैं उनमें रहना पसंद करते हैं, तो यहाँ भी जो क्षेत्र है यहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा उन्नति का स्तर, जैसे गाँव से लोग शहरों के अंदर जो है सभी प्रकार की सुख सुविधाएँ होती है, तो गाँव के अधिकांश लोग जो हैं शहरों के अंदर जाके बसते हैं, तो गाँव का जो जनसंख्या घनत्व है वो तो कम होता जाता है और शहरों का जो जनसंख्या घनत्व बढ़ता जाता है, जिसे नगरीयकरण भी हम कहते हैं। राजनीतिक स्थिति जो है वो भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक कारक भी है, कुछ लोगों की मनोस्थिति बन जाती है कि नहीं यार ये वाला क्षेत्र अच्छा नहीं है, दूसरा वाला अच्छा है, तो वहाँ जाके भी लोग जो है रहने लगते हैं। परिवहन और व्यापार, तो इसके अंदर मूल रूप से जो है सुविधाएं जो है भूमिका निभाती ही है, क्योंकि मनुष्य को कुछ सुविधाएं चाहिए, अगर वो सुविधाएं नहीं होती है तो वो उस क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करता। ऐसे ही सामयिक कारण है, उसके अंदर वातावरण का अनुकूलन हो गया, पारस्परिक निर्भरता हो गई, धर्म, सामाजिक मान्यताएं और सामाजिक संरचना। आगे हम इसको विस्तार से पढ़ें तो देखिए जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो तो हमने किसको पढ़े, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, और नेक्स्ट जो कारक है वो किसको प्रभावित करते हैं, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जनसंख्या की उपलब्धता और उसके जमाव को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्न हैं। इसको भी हम 3 भागों के अंदर विभाजित करते हैं, भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अब भौतिक जो कारक है इसके अंदर स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु और मृदा, और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है इसमें धर्म और संस्कृति। आर्थिक कारकों के अंदर खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले भौतिक कारक पढ़ें तो इसके अंदर स्थिति को सम्मिलित किया जाता है। स्थिति का मतलब वहाँ किस प्रकार के जो धरातल है वो किस प्रकार का है, समुद्री है या मंद ढाल है, पर्वतीय है, पहाड़ीय है, या किस प्रकार का है। तो देखिए जनसंख्या वितरण पर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है, जहाँ ना तो ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, बीच के मध्य अक्षांशों के अंदर ज़्यादा जनसंख्या जो है वो निवास करती है। यहाँ आप कन्फ्यूजन नहीं हुए, इससे पहले हमने पढ़ा कि मध्य अक्षांशों के अंदर जो मरुस्थल होते हैं वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, लेकिन मध्य जो अक्षांश क्षेत्र हैं जहाँ मरुस्थल नहीं है, वो मैदानी रूप में है, तो वहाँ पे जनसंख्या जो है वो निवास ज़्यादा करती है। मनुष्य समतल मैदानों और मंड ढालों पर बसने को वरीयता मतलब प्राथमिकता देते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन विकास में बाधक होते हैं, इसलिए प्रारंभ से कृषि और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल
नहीं होते हैं। वर्तमान में तो फिर भी व्यक्ति के पास संसाधन वगैरह ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर सीढ़ीदार खेती वगैरह होने लग गई है और कई सारी व्यवस्थाएं हो गई है परिवहन की, इसलिए फिर भी कुछ मात्रा में लोग रह रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता था। औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते, इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या जो है कम पाई जाती है। अगला जो है वो है जल की उपलब्धता। लोग उस क्षेत्र में बसना चाहते हैं जहां जल सुगमता से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि जल जो है महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। हम हिंदी में रहीमदास जी का दुआ भी पढ़ते हैं कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो बिना पानी के जो है कुछ भी नहीं होता, पानी जो है वो अति आवश्यक है। हमारी सभ्यताओं का जो प्राचीन विकास हुआ हम देखें, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, कालीबंगा हो गई, या मेसोपोटामिया वगैरह की जो सभ्यताएं हैं वो सब जो है नदी घाटियों के किनारे ही विकसित हुई है, क्योंकि नदी से उनको आसानी से जो पानी है वो प्राप्त हो जाता था। कृषि कार्य के लिए भी हो सकता है, वो घर के उपयोग के लिए भी हो सकता है, पीने के लिए भी हो सकता है, किसी भी उपयोग में जो है जल उनको आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तो उसी क्षेत्र में लोग जो हैं जाके निवास करते हैं। यही कारण है कि विश्व की महान नदी घाटी विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं, क्योंकि सभी जितनी भी सभ्यताएं उनका विकास कहाँ हुआ है, नदी घाटियों के किनारे ही हुआ है। जलवायु जो है अति उष्ण तथा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए जो है असुविधाजनक होती है। अधिक वर्षा तथा विषम जलवायु क्षेत्र में भी कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश जो हैं सुखद जलवायु के कारण ही प्रारंभिक काल से बसे हुए क्षेत्र हैं। भूमध्य सागरीय जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर जनसंख्या जो है अनुकूल होती है। यहाँ पर जो है तापमान या जलवायु जो है वो अनुकूल होती है। तापमान भी अनुकूल होता है, वर्षा भी जो है कम समय के लिए या ठीक ठाक हो जाती है। जलवायु जो है वो सम होती है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता। ये जो प्रदेश है एक प्रकार से सुखनुमा जीवन यहाँ व्यक्ति जो है जी सकता है, हर ऋतु का जो है वो अनुभव कर सकता है, इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और अगला जो है वो है मृदाएं। उपजाऊ मृदा कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बनती है। हम हमारे भारत में भी देखें तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश गंगा यमुना के मैदान में। राजस्थान में हम देखें तो राजस्थान के अंदर भी जनसंख्या सघन है, और यहाँ पर भी जो है नदियों का कई सारा जो है क्षेत्र रहा है। तो नदियों के सहारे जो होती है दोमट मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, तो इन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का निवास ज़्यादा होता है। आगे हम हैं सांस्कृतिक और इसकी आर्थिक विशेषता हैं या आर्थिक कारक जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ताकि आपके जो मित्र हैं उन तक भी ये कंटेंट पहुंच सके। थैंक यू।